चैनल रघुवंश स्टडी पर। जैसा कि दोस्तों अब हम अंतिम भाग की ओर चल रहे हैं वर्णमाला के, और आज हम उसका अंतिम भाग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होगा संधि होगा दोस्तों। तो आज क्रमशः हम जो चल रहे हैं उसमें आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों, अब तक जो हमने पूरा का पूरा पढ़ा है उन्हीं पर डिस्कशन करने वाले हैं कि अब बताना पड़ेगा हमें कि कितने वर्णों की संख्या होती है, कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है, उन चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। और एक कॉलम की उच्चारण स्थान के आधार पर कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है, ये भी जो चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उन्हीं का सार हम लिखने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि सार में से सीधा का सीधा आपके पास क्या होता है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप उस समय फंस जाते हैं। तो आपको यहाँ से देखना सीख जाइए, उसके बाद आप क्वेश्चन को अटेंड करें। और देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या कि टोटल संख्या के आधार पर हम कितना कैसे काम कर सकते हैं। सबसे पहले उच्चारण स्थान को देख लेते हैं दोस्तों। इसको देख लेते हैं, उच्चारण स्थान का एक कॉलम बना लेते हैं। देखते हैं आपको कितना कुछ याद रहा है जो अपन ने सीखा है उसमें से। देखिए मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैं कॉलम बना रहा हूँ आपके लिए। देखिए दोस्तों सबसे पहले जो कॉलम में लिखेंगे हम उच्चारण स्थान लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, उच्चारण स्थान लिखेंगे, जो आपने कंठ तालु पढ़े थे, याद है आपको। उसके बाद इनकी श्रेणी को, जिनका नाम क्या होता है, किस श्रेणी में आते हैं, किसका नामकरण क्या होता है, वहां से बात करेंगे। इसके अलावा उन ध्वनियों की बात करेंगे जो ध्वनियां इनके बीच में आती है, यहाँ से उच्चारित होती है। बात समझ में आता है क्या बोला मैंने आपको। सबसे पहले आप डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों, किसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, उच्चारण स्थान के ऊपर। कि उच्चारण स्थान कौन कौन सा होता है उस पर बात करेंगे। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर क्रमशः देखिए इसमें हम जो चर्चा करेंगे, सबसे पहले अगर हम चर्चा करेंगे दोस्तों तो वो आता है कंठ। उच्चारण स्थान कौन सा आता है दोस्तों, कंठ आता है। कौन सा आता है दोस्तों, कंठ आता है। अगर हम ऐसे दूसरे की बात करें तो दूसरा जो आता है दोस्तों तालु आता है। क्या आता है दोस्तों, तालु। आपको याद है कंठ पे पर्वत का भाग तालु, तालु के बाद आपको याद होगा दोस्तों अगला भाग पर्वत का जो होता है क्या कहलाता है, मूर्धा। तो तीसरा कौन सा हुआ दोस्तों, मूर्धा। अगर हम चौथे की बात करें तो आपको मैंने बताया था दंतमूल, और दंतमूल का दूसरा नाम क्या था दोस्तों, जो वत्सर्य था, जो किसके योग से बन रहा था, दंत और मसूड़ों के योग से। बोलो हाँ है ना, दंत और मसूड़ों से मिलकर बन रहा था दंतमूल। इसके बाद पांचवा जो था वो था दंत वाला। कौन सा था दोस्तों, दंत। छठवा जो था वो ओष्ठ था। उसके बाद अगर आपने स्वर जब पढ़े थे तो अ और ई के योग से ए बन रहा था, अ और उ के योग से औ बन रहा था। तब आपने सीखा था दोस्तों, क्या सीखा था कि ऐसे भी होते हैं जिनको कंठ और तालु दोनों की मदद से बोले जाते हैं। बोलो हाँ है ना। उसके अलावा कंठ और ओष्ठ के द्वारा भी हो रहे हैं। उसके अलावा आपने व पढ़ा था, और वह था दोस्तों दंतोष्ठ से। मतलब आप उसको बोल सकते किससे, दंत और दंत व ओष्ठ उसमें मिला हुआ था। एक अलिजीवा कहा जाता है जिसे, मतलब जिसका नाम है स्वर यंत्री। वैसे इसका उच्चारण दोस्तों कंठ से भी होता है। किससे होता है, कंठ से। वो हा है। अब इनको किस श्रेणी में रखा जाता है, कई बार आपने सुना होगा कंठ और कई बार सुना होगा आपने कंठव्य। तो कंठव्य क्या है और कंठ क्या है उसको समझ लीजिए। कंठव्य उस श्रेणी का नाम है जहां से ये आता है। कंठव्य क्या है दोस्तों, उस श्रेणी का नाम है जिसमें इसे रखा जाता है। और कंठ क्या है, उसका उच्चारण स्थान है। तो इसको जब श्रेणी में रखा जाएगा उस श्रेणी का नाम क्या होगा दोस्तों, तो ये बना कंठ से क्या बना दोस्तों, कंठव्य। क्या बना दोस्तों, कंठव्य बना। तालु से क्या बना दोस्तों, तालव्य बना। क्या बना, तालव्य बना। अगर मूर्धा की बात करें दोस्तों तो मूर्धा से बना आपका मूर्धन्य। तो ये आ जाए चाहे ये आ जाए, या श्रेणी का नाम आए या उच्चारण स्थान आए, आंसर तो आपका वही होने वाला है। बस आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या। आप कई बार लगता है कि ये लिखना चाहिए, तो अब उसका डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। ये क्या हुआ दोस्तों, वत्सर है। क्या लिया है दोस्तों, वत्सर। यहाँ पर दंत से क्या बनता है दोस्तों, ये किस श्रेणी से आता है, दंतव्य से आता है। ओष्ठ किस श्रेणी से आता है दोस्तों, ओष्ठ श्रेणी से आता है। कंठ तालु की बात करें दोस्तों तो इसको दोनों को कंठ तालव्य कहा जाता है। एक साथ अगर आप उच्चारण करते हैं तो कौन सी श्रेणी में है, कंठ तालव्य की श्रेणी में। अगर हम बात करें कंठ ओष्ठ की तो इसको दोनों को जब मिलाते हो दोस्तों तो ये बन जाता है कंठोष्ठ। क्लियर है। अगर हम दंतोष्ठ की बात करें तो इसको ध्यान दीजिए, ये क्या बन जाता है दोस्तों, दंतोष्ठ।
स्वरयंत्री अलीजीवा इसका एक और नाम है, अलीजीवा। ये आप ज्यादा देखते नहीं होंगे। एक्चुअली में इसका उच्चारण स्थान आप कंठव्य भी बोल सकते हैं, ध्यान रखिए। ये नहीं आएगा तो क्या आएगा, वहां कंठव्य आएगा, मतलब वो कौन सा स्वर है। आप बारी आती है दोस्तों, ये भी रटने की जरूरत नहीं है, ये भी रटने की जरूरत नहीं है, ये सब पढ़ चुके हैं। वो तो मैं आपके सामने अलग से लिख रहा हूँ कि डायरेक्ट आए तो भी आप कैसे जवाब दे सकते हैं इसको देखकर। तो आपको याद होगा, अगर मैं वर्णमाला में स्वरों की बात करूं, किसकी बात करूं दोस्तों, स्वरों की बात करूं, तो आपको अगर याद हो तो बताइए, जब आपने स्वर पढ़े थे ना दोस्तों, तो आपने एक तरफ से स्वर पढ़े थे और आपने बताया थे क्या कि सर जैसा आपका उच्चारण स्थान है वैसे स्वरों का मेल भी होता है कि आ एक साथ, ई एक साथ, ऊ एक साथ था, री अलग था, ए और आई एक साथ थे, ओ और औ एक साथ थे। बोलो हाँ या ना। और आपने इसको क्या लिखा था, आपने इसके लिए क्या लिखा था दोस्तों, कंठ, इसके लिए तालु, ये क्या था, ओष्ठ, ये था मूर्धा, ये था इन दोनों के योग से मतलब कंठ और तालु, और ये इन दोनों के योग से ये बना दो कंठ प्लस ओष्ठ। तो देखिए सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं दोस्तों, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या कि अ और आ, क्या बोला दोस्तों, आ और आ, ये दोनों के दोनों हमारे किससे बोले जा रहे थे, कंठक से। अभी केवल स्वर पर बात करते हैं, रटना नहीं है इसलिए बता रहा हूँ। ई और ई आप दोनों के कहाँ थे, तालु में थे। अरे हाँ या ना। ऐसे अगर मैं मूर्धन्य की बात करूं तो मूर्धन्य में आपका री था, ये तो ओष्ठ से थे, तो मूर्धन्य में क्या आ गया था दोस्तों, री आ गया था। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों वत्सर्य की, तो यहाँ पर कोई वत्सर्य नहीं था स्वर में। दंतव्य की बात करें तो कोई दंतव्य भी नहीं था। ओष्ठ की बात करें तो जी हाँ, ओष्ठ के लिए कौन थे, ऊ और ऊ थे दोस्तों। क्या थे, ऊ और ऊ। कंठ तालव्य की बात करा जाए दोस्तों तो अकंठ था, ई तालु था, अ और ई के सहयोग से ए बनता है, इसका मतलब कंठ और तालु इनसे बोला जा रहा था। तो ये ए और ये आई कहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा। बोलो हाँ है ना। अगर मैं बात करूं कंठोस्थ, मतलब जहां पर कंठ भी और ओष्ठ भी हो, तो आपको पता था आ और ऊ के योग से बनता है ओ, मतलब कंठ से बोले जाने वाले और ओष्ठ से बोलने वाले मिलते हैं तो क्या बनता है, कंठोस्थ। तो कहाँ यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओ, और ये आ जाएगा औ। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए बात करते हैं कुछ व्यंजन वर्ग की। किसकी बात कर रहे हैं, व्यंजन वर्ग की। क्या व्यंजन में क्या क्या था, तो देखिए दोस्तों कंठव्य की बात करें तो कंठ से आपको याद होगा क वर्ग, क वर्ग जो था क ख ग घ, ये पूरा का पूरा किससे बोला जा रहा था दोस्तों, ये पूरा का पूरा आपका बोला जा रहा था किससे, कंठ से। किससे बोला जा रहा था दोस्तों, कंठ से। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि और कंठ से क्या क्या था, तो आपको भी याद आएगा धीरे धीरे। देखिए मैं अगर यहाँ बात करूं तो ह भी आता था, यहाँ क्या आता था, ध्यान रखिए हाँ यहाँ पर भी है, जो सबसे लास्ट में स्वर यंत्र है ये भी कौन सा है, हा। अगर यहाँ पर ऐसे नहीं आया तो कैसे आएगा, कंठ से आएगा। बोलो हाँ ना। तालु की बात करते दोस्तों, तालु से अगर आपको याद होगा तो पूरा च वर्ग आपका आता था किससे, तालु से। च, छ, ज और ये झ। बोलो हाँ या ना। तालु से अगर आपको याद होगा दोस्तों तो अंतस व्यंजन और उसमें व्यंजन का पहला वाला जो वर्ण था अंतस व्यंजन में या, और उसमें व्यंजन में जो आप शक्कर वाला सा बोलते हो दोस्तों, जिसको मैंने नाम दिया था तालव्य सा, इसका मतलब या। क्या बोला दोस्तों, इसका मतलब या। और स भी कहां से बोला जा रहा है दोस्तों, ये तालु से बोला जा रहा है। कहां से बोला जा रहा है दोस्तों, तालु से बोला जा रहा है। बोलो हाँ है ना। अगर हम मूर्धा की बात करें तो ये मूर्धा में था दोस्तों, और आपको याद होगा व्यंजन वर्ग में ट वर्ग को भी कहां से बोला जाता है, मूर्धन्य से बोला जाता है। कहां से बोला जाता है, मूर्धन्य से। अगर मैं बात करूं कि यह वाले वर्ग में कौन सा वर्ग है जो मूर्धन्य से बोला जा रहा था, तो आपको याद आ रहा होगा हाँ सर, यह वर्ग में जो र था वो मूर्धा से था। तो फिर आपको ये भी याद आ रहा होगा कि स वर्ग में कौन सा था उसमें व्यंजन में, तो ये वाला था। बोलो हाँ की, क्लियर सबको। अगर मैं वत्सर्य की बात करूं तो आपको याद आ रहा होगा कि ल दंत और मूल से टकराती है जीवा, इसका मतलब केवल और केवल यहाँ पर कौन सा था, ल था। दंतव्य की बात करो दोस्तों तो दंतव्य आपको पता है कि कौन सा वर्ग आता है, केटीएम द। अगर आपको याद होगा तो पूरा का पूरा त वर्ग जो कौन कौन सा था, त, थ, त, ध। बोलो हाँ या ना। क्लियर है सभी को। अगर मैं कंठोष्ठ ओष्ठ की बात करूं, ये आपका जो ओष्ठ लिखा है दोस्तों, ये ओ और वो हो गया। कंठ तालु की बात करूं तो ये हो गया। यहाँ पर ये बात क्लियर हुई क्या, ये अलावा अब वह जो था वो कहां पर आएगा दोस्तों, आपने पढ़ा था य का य, और वह अर्धस्वर थे। यह तालव्य था तो वह कैसा था, दंतोष था, तो वह कहां पर आएगा दोस्तों, यहाँ पर। बोलो हाँ ना।
एक और अभी आपका छूटा है दोस्तों, यहाँ पर ये इतनी चीज देख लीजिए, एक लास्ट देख लीजिए जो छूटा है वो कौन सा है। देखिए ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हुआ सभी को। इसके बाद एक मात्र आपका छूटा है दोस्तों, वो क्या है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो देखिए मैं यहाँ पर आपको लिख रहा हूं कि नासिक। ये भी क्या है, एक श्रेणी है जो कहां से बोला जा रहा है, नाक से बोला जाता है दोस्तों। इसका मतलब है नासिक से बोले जाने वाले वो कौन से है, 5 अक्षर वर्ग के पश्चिम अक्षर, ये, देन, न और ये मा। क्या ये बात समझ में आती है? तो ये आपको अच्छा स्थान है, कुछ अलग से नहीं किया है, जो हम पढ़ चुके थे उन्हीं पर हमने बात की दोस्तों। क्या ये बात समझ में आती है? पहले आखिरी में जब बना लोगे इसको तो उसमें आपको पढ़ने में, और ये रटना मत, जब आपने पूरा पढ़ लेना है दोस्तों, इसके बाद अपने से इसको बनाने की कोशिश करें कि कौन कौन सी चीजें जो आपके दिमाग में अभी भी विद्यमान है। इसको अगर रट के लिख लोगे आपकी कॉपी में, इसको तो आपके पास रहेगा वीडियो, इसमें देख लीजिएगा, लेकिन पहले कोशिश करिएगा दोस्तों अपने से लिखने की। किससे लिखने की? अपने से। क्योंकि ये जो मैंने लिखा है ये किस आधार पर लिखा है दोस्तों, जो मैंने आपको शुरू से लेकर अभी तक वर्णमाला की कक्षा में पढ़ाया है, वो जो आपके दिमाग में गया है उन्हीं के आधार पर इसे बनाया है, ये कोई अलग से नहीं बनाएगी। चलिए अंतिम पक्ष पर चल रहे हैं हम वर्णमाला की, और अब आखिरी जो पक्ष है दोस्तों, और भी में छोटी छोटी शब्दावली होती है, अनुदान क्या होता है, उसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है स्वराघात क्या है, बलाघात क्या है। तो दोस्तों इनके ऊपर हम एक अलग से बात करेंगे, एक अलग से भाग बनाएंगे इसके ऊपर कि अनुदान क्या है, स्वराघात क्या है, बलाघात क्या है, निपात क्या है, इनके ऊपर भी हम अलग से बात करेंगे। अभी वर्णमाला का लास्ट जो एंड चल रहा है वो देखिए, हम आखिरी इसमें और क्या पढ़ सकते हैं, और क्वेश्चन कहाँ से बचे हैं वर्णमाला में देखिए। इसके बाद यहाँ पर वर्णमाला आज समाप्त हो जाएगी दोस्तों। अगले जो लेक्चर होगा उसमें हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, और वो अगला टॉपिक कौन सा होगा दोस्तों, आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, वो होगा संधि। क्या होगा दोस्तों? संधि होगा। देखिए आखिरी और अंतिम पक्ष में चलते हैं दोस्तों। देखिए मैंने अगर आपसे पूछना है क्या कि वर्णमाला में, क्या बोला दोस्तों, वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होंगे, वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होंगे, तो दोस्तों बताइए वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। अगर मैंने कहा कि कुल वर्ण कितने होंगे दोस्तों, तो आपका जवाब क्या होगा, सब जितने कुल स्वर होंगे और कुल व्यंजन होंगे वो मिलके क्या बन जाएंगे, वो मिलके क्या बन जाएंगे, कुल वर्ण। अगर मैंने आपसे पूछ लिया दोस्तों कि फिर मूल वर्ण क्या होंगे, मैंने कहा मूल वर्ण क्या होंगे, यहाँ पर दोस्तों मूल वर्ण क्या होंगे, मूल वर्ण क्या होंगे, तो मूल वर्ण में आप क्या बोलोगे कि स्वर, एक तो स्वर होता है दूसरा व्यंजन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मूल स्वर को मूल व्यंजन के साथ जोड़ देंगे तो आपका ये भी आंसर, मतलब हमको यहाँ से 3 आंसर मिलने वाले हैं। कौन कौन से? वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या क्या होती है, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या क्या होती है, बात समझ में आती? अगर इन दोनों को पता करना है दोस्तों तो पहले ये तो पता चल जाए कि वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं, वर्णमाला में मूल व्यंजन कितने होते हैं, वर्णमाला में कुल स्वर कितने होते हैं, वर्णमाला में कुल व्यंजन कितने होते हैं। उसके आधार पर हम मूल वर्ण और कुल वर्ण बता पाएंगे। मतलब यहाँ से कितने क्वेश्चन हो गए आपके, एक तो ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ, पांचवा कुल वर्ण, छठवा 6 क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर होने वाले हैं। और यहाँ पर हम अंतिम भाग पर चल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर छोड़िएगा नहीं, इसको समझिए, यहाँ पर भी क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। देखिए सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि वर्णमाला में ये हमसे जब पूछा जाता है इसका जवाब हमें अभी नहीं पता है, तो सीखे कैसे करना है। सबसे पहले हमने कहा दोस्तों क्या कि वर्णमाला में मूल, वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों आपको याद होगा मैंने कहा था वर्णमाला में कभी भी अगर स्वरों की मूल रूप से पूछा जाए तो उसकी संख्या 11 होती है। कितनी होती है दोस्तों? ये 11 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 11 होती है। अगर यहीं पर पूछा जाए कि वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, वर्णमाला में क्या बोला दोस्तों, वर्णमाला में केवल अभी स्वरी स्वर पर बात कर रहे हैं, फिर व्यंजन पर, फिर वर्ण पर बात करेंगे। क्या? क्योंकि स्वर पहले लिख लेते हैं, व्यंजन फिर पहले लिख लेते हैं, फिर स्वर का एक साथ तो वो बन जाएगा कुल, और स्वर का व्यंजन का एक साथ तो बन जाएगा मूल। तो हमने कहा वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या, तो हमने बताया था
कुल अगर बोला जाए तो कुल स्वरों की संख्या हमेशा कितनी होती है दोस्तों? 13 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 13 होगी। कितनी होगी? 13 होगी। तो आ जाइए फिर बताइए अगला कि वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होगी। क्या बोला दोस्तों? वर्णमाला में क्या पूछा आपसे कि वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कैसी होगी दोस्तों? मूल व्यंजनों की संख्या कैसी होगी? तो इसको रटना नहीं है प्लीज। आपने जब पहले मैंने उच्चारण के आधार पर डिवीजन किया था उसमें मुख्य रूप से 3 थे। पहला था स्पर्श व्यंजन, दूसरा था उसमें व्यंजन, तीसरा था अंतस व्यंजन। या पहला था स्पर्श व्यंजन, दूसरा था अंतस व्यंजन और तीसरा था उसमें व्यंजन। तो टोटल अगर देखा जाए ना दोस्तों तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ क्लिक करने वाला हूँ। पहला था स्पर्श व्यंजन, बोलो हाँ या ना। दूसरा था दोस्तों अंतस व्यंजन। कौन सा था दोस्तों? अंतस व्यंजन। और तीसरा था दोस्तों उसको कहा जाता था पुष्प व्यंजन। कौन सा व्यंजन दोस्तों? पुष्प व्यंजन। अब बताइए इसका ये होते आपके क्या? मूल व्यंजन। कौन से व्यंजन होते दोस्तों? मूल व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की टोटल जो संख्या थी 25 थी। अंतस व्यंजन की 4 थी। उसमें व्यंजन की कितनी थी? 4 थी। लिखने की जरूरत तो नहीं है ना कि या रा ला वा, ये 4 थे। ये आपके 4 थे दोस्तों। और यहाँ 5 × 5 का जो आपका वर्ग था, ये टोटल संख्या कितनी हुई? 25, 4, 29 और 4, 33। इसका मतलब आप कह सकते हो क्या कह सकते हो दोस्तों कि वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 33 होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्णमाला में क्या? वर्णमाला में कुल स्वरों, वर्णमाला में कुल किसकी दोस्तों? व्यंजनों की संख्या क्या होगी? वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या क्या होगी दोस्तों? तो आपका जवाब क्या होगा? देखिए इसी में अगर आप ऐड कर दीजिए अन्य 2 व्यंजन आपने पढ़े थे। एक पढ़ा था द्विगुण व्यंजन। कौन सा पढ़ा था दोस्तों? द्विगुण व्यंजन। और जिसकी संख्या थी आपको पता है 2। कितनी थी दोस्तों? 2। और अंतिम पढ़ा था दोस्तों आपने संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। और जिसकी संख्या थी 4। अब बताइए पहले से आपके पास मुख्य थी 33 और 2 35, 35 4 39। उसका मतलब 39 जो होगी आपकी किसकी संख्या होगी दोस्तों? वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या। अगर क्वेश्चन आया कि वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों तो आपका आंसर कितना होगा? 39। अगर आपसे पूछा कि वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो आपका आंसर ये होगा। अगर पूछा कि वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी होगी तो 11 और वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या होगी तो 13। अब ये अलग बात है कि यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि वर्णमाला में कुछ नहीं पूछा, ना कुल पूछा ना मूल, और पूछा स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो हमने वो पहले ही पढ़ चुका था दोस्तों कि 11 है, 10 है, 13 है। हमेशा आंसर कौन सा लगेगा? 11 लगेगा। जब आपको पता चल गया दोस्तों कि यहाँ मूल स्वर भी आ गए, मूल व्यंजन भी आ गए, तो इसका मतलब आप क्या निकाल पाओगे? मूल वर्ण भी निकाल पाओगे। क्या निकाल पाओगे दोस्तों? मूल वर्ण निकल जाएगा। अगर आपको कुल स्वर पता है, कुल व्यंजन पता है तो आपके कुल वर्ण भी निकल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोनों क्वेश्चन को कि वर्णमाला में क्या बोला दोस्तों? वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी होगी? वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? इसको लगाते हैं, पहले देख लेते हैं कैसे बनेगा वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या। एक तो इसमें क्या आएगा? मूल स्वर आएंगे। क्या आएंगे दोस्तों? मूल स्वर आएंगे प्लस मूल व्यंजन आएंगे। क्या आएंगे दोस्तों? मूल स्वर और मूल व्यंजन। मूल स्वरों की संख्या होती है आपकी 11, मूल व्यंजनों की संख्या आपकी लिखा है 11 और 33। देखिए 11 और 33, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ 44। तो आप कह सकते हो क्या कि वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों तो आंसर होगा आपका 44। क्या होगा दोस्तों? 44। अगर मैं आपसे पूछूं क्या कि वर्णमाला में, किसमें दोस्तों? वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? तो आज इसको भी देख लेते हैं कि वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या क्या होगी। तो इसका भी आंसर देने से पहले देख लेते हैं कि कुल वर्ण में क्या होंगे? कुल स्वर होंगे और कुल व्यंजन होंगे। इसका मतलब कुल स्वर और कुल व्यंजन। और आप बताइए कुल स्वर कितने हैं दोस्तों आपके पास? 13 है। कितने हैं दोस्तों? 13। और कुल व्यंजन कितने हैं? 39। और 39 और 13 को जोड़ोगे दोस्तों तो 52 आएगा। कितना आ रहा दोस्तों? 52। इसका मतलब वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है? 52 वर्ण है दोस्तों। कितने वर्ण है? 52 वर्ण है। यहाँ पर हमारा वर्णमाला को समाप्त करते दोस्तों। क्या ये बात समझ में आई? बड़े और इनको रटना नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये लोग रट के जाते, रटने की जरूरत क्या है? जब आपने एक तरफ से सीख रहे हैं कि हम सब पढ़ रहे हैं, आप यहाँ से आपसे बनने वाला है। एक और चीज दोस्तों,
अब आपने पूरे वर्णमाला पढ़ चुके हैं। अब आप दुनिया का कोई भी पेपर उठाइए और वर्णमाला के क्वेश्चन कहीं से भी आएंगे, आप लगाइए, मेरा प्रॉमिस है, अगर आपने क्रमशः पढ़ा है तो आपसे हर एक क्वेश्चन बनने वाला है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा दोस्तों जो आपसे बनेगा नहीं। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि सर ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप उस क्वेश्चन को दीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अगला जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले दोस्तों, वो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं संधि। मिलते हैं अगले भाग में संधि के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।